गरीब बहू को मिला 10 रिश्तों का प्यार। स्नेहा, ये बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी है तेरी, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? मैं आश्रम चली जाती हूँ। तू पागल है क्या? आज मेरा जन्मदिन है और तू यहाँ से बिना खाए पिए तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ये तो भगवान का एक करिश्मा है कि वहां अनाथालय में हेल्प करने के जरिए तू मुझे मिल गई। अरे सब देखो, मेरी बच्ची आ गई। स्नेहा, तेरे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मैं और तेरे पापा ने भी तुझे बहुत सारे तोहफे दिए, वो भी एक्सपेंसिव हैं। ये देख सामने। खैर, अभी केक का टाइम हो रहा है। ए लड़की, तुम ये सारे गिफ्ट उस कमरे में ले जाओ। जी जी आंटी जी। माँ, वो मेरी। तब स्नेहा की माँ अरुणा उसे आंख दिखाती है। इतने में संपदा महंगे महंगे तोहफे उठाकर कमरे में रखने जा रही थी कि एक वेटर उसे धक्का दे देता और वो सारे गिफ्ट लेकर गिर जाती है, जिसमें से कुछ टूट जाते हैं। बदतमीज, इतने महंगे लाखों हजारों रुपए के तोहफे थे वो, तुझसे ठीक से रखे भी नहीं गए, तूने तोड़ दिए। तुझे पता है तूने ये सीनरी जो तोड़ी है ये इसके दादा ने लंदन से मंगवाई थी और ये मैजिक बॉक्स इसके चाचा ने दिया था। ये भी 50-60 हजार रुपए का है। तुझे तो इन दिए तोहफों के मायने भी नहीं पता होंगे, क्योंकि तेरे खुद के माँ बाप या कोई और तो है नहीं। जब तेरे रिश्तेदार नहीं है, ना परिवार है, तो रिश्तों का मायना कहाँ से समझ आएगा? माँ, कम से कम आज के दिन तो उसे कुछ मत बोलो। तू चुप कर। इन गरीब अनाथ लोगों को अमीर लोग जब मुंह लगा लेते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। अरुणा के काफी कुछ बोलने से संपदा के दिल को ठेस पहुंचती है और वो वहां से रोते हुए अपने आश्रम जा रही होती है कि रास्ते में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टक्कर खाकर पलट जाती है, जिसमें 5 लोग जख्मी हो जाते हैं। संपदा किसी तरह उन लोगों को अस्पताल लेकर पहुंच जाती है। तब इलाज करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा इंजरी आई थी, लेकिन अब 5 लोग खतरे से बाहर हैं। अब आप 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दीजिए। और आप इनकी लगती क्या है ये भी बता दीजिए। जी, वो मैं अनाथ, मेरा मतलब मैं इन लोगों को नहीं जानती। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था तो बस ले आई। मैं अनाथ हूँ डॉक्टर साहब, और पैसों का कोई जरिया नहीं है, इसीलिए मैं बिल भी नहीं चुका पाऊंगी। बस इंसानियत के नाते यहाँ ले आई थी। कमाल है, आजकल के गरीब लोग अमीर लोगों से पैसे लूटने के लिए उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तभी सारी बात वसुंधरा की बहू सुन लेती है। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसने माँ जी, पापा जी, दादा दादी और उनकी जान बचाई। चलिए देवर जी, शुक्रिया अदा करते हैं और पेमेंट भी। जी, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मेरे फैमिली वालों को आपने अस्पताल पहुंचा दिया और अब वो सब खतरे से बाहर है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, आप उनके परिवार वाले हैं। आपको पता कैसे चला वो यहाँ पर हैं? दरअसल मेरी दादी होश में आ गई थी, उन्होंने ही फोन करके हमें बताया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आइए, हमारी फैमिली से भी मिल लीजिए। बताओ, भगवान ने इन्हें भी परिवार दिया है, इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी रिश्ता नहीं दिया, तो मुझे कैसे कुछ पता होगा? तब मीनाक्षी संपदा को अपनी फैमिली से मिलाती है, जहां सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बेटी, तुमने भगवान के भेजे हुए फरिश्ते की तरह हमें बचाया है। कैसे शुक्रिया अदा करें समझ नहीं आ रहा, वरना मेरे सास ससुर भी आज जिंदा नहीं होते। अरे आंटी जी, ऐसी बातें नहीं करते। कम से कम आपके पास इतने सारे रिश्ते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी रिश्ता नहीं है। अब मैं चलती हूँ, मुझे आश्रम जाना है। आश्रम क्यों जाओगी बेटी? मैं आपको दादी जी बोलूं, वो दरअसल मैं अनाथ हूं ना, तो मुझे अनाथ आश्रम तो जाना ही होगा। संपदा के मुंह से ये सुन परिवार वालों को धक्का पहुंचता है। वह उससे और बातें करते हैं तो निर्णय लेते हैं कि समीर की शादी उससे कराएंगे। घर वालों के पूछने पर संपदा शादी के लिए हाँ कर देती है और मात्र 5 दिन बाद वह शादी करके अपने अमीर ससुराल पहुंच जाती है, जहां अचानक से उसे बहुत सारे रिश्ते मिल जाते हैं। तब मुंह दिखाई के टाइम पर कुछ पड़ोसी रिश्तेदार उसका चेहरा देख शगुन देते हैं। तभी वह एक बुआ सास के पैर छूती है। ला बहू, मुझे मेरा तोहफा दे। कैसा तोहफा बुआ जी? मुझे नहीं पता। बदतमीज, वसुंधरा भाभी, ये क्या मजाक है? इस गरीब बहू के माँ बाप ने इसे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों के पैर छूने पर उन्हें कोई छोटा सा तोहफा या शगुन दिया जाता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा बहन जी। जब मुंह दिखाई के समय मैं इससे कुछ पूछ रही थी तब भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके माँ बाप या बड़े बुजुर्गों ने इसे कुछ नहीं सिखाया, रिश्तों की कदर ही नहीं है। माँ, आपने बताया था भाभी अनाथ है, शायद इस वजह से उन्हें रिश्तों की समझ नहीं है। वो बहुत अकेली हैं, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। तू ठीक बोली त्रिशा,
माया, पड़ोसन होकर तुम्हें ये हक किसने दिया कि मेरी बहू से ऐसे बोलो? और जिज्जी, मेरी बहू के माँ बाप नहीं है जिस वजह से वो वंचित रह गई है। उसे ये सब चीज सिखाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। और अभी तो वो इस घर में आई है, तो आप ये सब ना ही बोलें तो बेहतर होगा। अच्छा, अब समझी, बहू इसलिए गरीब है क्योंकि अनाथ है, तभी तो कोई दहेज भी नहीं लाई। और जब कोई इसका रिश्ता है ही नहीं तो कोई सिखाएगा क्या इसे? माया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू के बारे में ऐसा बोलने की? कौन सा रिश्ता नहीं है उसका? जैसे मैं तुम्हारा बाप जैसा हूँ तो संपदा का दादाजी हूँ। और मैं उसकी दादी, और नंद होने के नाते मैं उनकी छोटी बहन, और जेठानी होने के नाते मैं उसकी बड़ी बहन। और जीजी, हम दोनों सास ससुर होने के नाते उसके माता पिता हैं, इसलिए अब आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। घर के हर परिवार से उसका एक नया रिश्ता जुड़ा है। देखना, इस घर में उसे पूरे 10 रिश्तों का प्यार मिलेगा। हाँ, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो खा पी कर आप सब जा सकते हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी है। तब वसुंधरा शगुन का लिफाफा बहू के हाथ से बुआ सास के हाथ पर रखवा कर उसे भेज देती है और बाकी लोग भी खाना खा पी कर चले जाते हैं। तब सभी लोग संपदा की आंखों के आंसू पोंछकर, बहू, समीर का पिता होने के नाते मैं तुम्हारा भी पिता हूँ, इसलिए बेझिझक मुझसे कुछ भी कहना। भूल जाओ तुम अनाथ थी, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सबने मुझे अपनाया और नए रिश्ते का प्यार दिखाना चाहा, उसके लिए शुक्रिया। तब संपदा वहां से चली जाती है तो घर वाले उसे खुश करने के लिए अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाते हैं। सास ससुर नए कपड़े देते हैं, पति फोन देता है, नंद देवर छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं। इसके बाद भी संपदा खुलकर हंस नहीं पाती। रिश्तों की कमी उसे झंझोड़ कर रख देती है। वक्त गुजरता है, एक दिन पड़ोसन भी उसे अनाथ होने का ताना मार देती है। तब घर वाले उसका पक्ष लेते हैं। बस कीजिए माया आंटी, उस दिन भी आपने भाभी के लिए बोला था और आज भी, लेकिन वो अकेली नहीं है ना ही अनाथ है। प्यार से भरे रिश्ते उनके पास हैं, जैसे कि मैं उनका छोटा भाई और मैं बड़ा भाई। फिर किसी ने उसकी तरफ आंख भी उठाई ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। संपदा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या तुम हम सबके साथ खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ जेठ जी, और आज तो आपने मेरे बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाया है, लेकिन शायद मैं आप सबके लायक नहीं हूँ। तब संपदा फिर रोते हुए कमरे में चली जाती है। तब पति उसे खुश करने के लिए आइसक्रीम खिलाता है। संपदा, तुम अभी भी खुश नहीं हुई? मैं तो तुम्हारा हमसफर हूँ, तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता। क्या इस परिवार में तुम्हें 10 रिश्तों का प्यार नहीं मिला, जहाँ मेरे दादा दादी तुम्हारे दादा दादी हैं, मेरा माता पिता भी तुम्हारे माता पिता, और मेरे भाई बहन, छोटे बड़े भाई। वो मैं समीर जी, समझ नहीं आता मैं इन लोगों से क्या बोलूं, जिन्होंने मुझे अपनाकर 10 रिश्तों का प्यार तो जता ही दिया, पर कहीं ये भी मुझसे दूर ना हो जाए। संपदा के मन में परिवार के खोने का डर था। आते जाते रिश्तेदार, पड़ोसी लोग उसे परिवार और रिश्तों की जली कटी बातें कहते थे। ये सब घरवाले महसूस करते थे। तब रसोई में सास, आज तो मेरी बहू ने आलू प्याज के पराठे बनाए हैं। खैर, मुझे समझ आ गया बहू, तू शादी के बाद भी हम सबके साथ खुश नहीं है ना। हमने तुझ पर जबरदस्ती अपने रिश्ते थोप दिए। तू आश्रम में तो खुश रहती थी, लेकिन यहाँ तो खुश नहीं है। ऐसा कर, तू आश्रम ही चली जा, हमने तैयारी कर दी है। हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए सूट लेकर आई है, वो पहन लेना। तेरे पापा और ससुर होने के नाते मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। भाभी, मैंने आपका बैग भी पैक कर दिया है। आप अगर वहां ही खुश रहेंगी तो ये बहन आपकी इस खुशी के आड़े नहीं आएगी। घर के सभी लोग उसे कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं। संपदा की आंखें भीग जाती हैं। उसका मन नहीं होता है जाने का, लेकिन किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं रही थी। तब गले लगाकर पति गाड़ी में बिठा देता है। शायद अब तुम वहां खुश रहोगी। तभी रोते हुए संपदा कार से बाहर आती है। अरे कैसे लोग हैं आप सब, मुझे नहीं जाना। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मेरे रिश्तों का प्यार मिल चुका है, तो अब खुद क्यों दूर कर रहे हैं? ऐसा था तो बोल क्यों नहीं रही थी? तेरे मुंह से ये सब सुनने के लिए हमने ये एक्टिंग की। क्या ये एक्टिंग मुझे आपने? संपदा कुछ कहती, इतने में वो बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर आकर चेकअप करने पर बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वह समीर को गले लगाती है। समीर, बाजी, पापा जी, दादा दादी जी, आप सबने सुना, मैं माँ बनने वाली हूँ। सोचा नहीं था एक अनाथ लड़की को 10 रिश्तों का प्यार मिल जाएगा। मैं आप सबको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी।
इस तरह संपदा को पूरे 10 रिश्तों का प्यार मिल जाता है और वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। ओ दिव्या और सिया, मेरी बात सुनो। तुम जानती ही हो कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो कल तुम्हारी दोनों ननद रहने आ रही है। मैं ये बता रही थी। क्या दोनों ननद आ रही हैं? इसका मतलब उन दोनों की खातिरदारी काम। हे भगवान, गर्मी में इतने लोगों की रोटी मैं नहीं बना सकती हूँ। अच्छा ही है माँ जो ननद जी ने आने का मन बनाया, इसी बहाने घर में थोड़ी रौनक सी हो जाएगी। ठीक है, हम दोनों मिलकर कल के लिए सारी तैयारी कर लेंगे। फिलहाल आप बताएं कि आज क्या बनेगा। माँ, आज क्यों ना मसाले के चावल बना ले। गर्मी भी बहुत है, ऐसे में कौन ही खड़े होकर रोटी बनाएगा। नहीं सिया बहू, तू तो जानती है कि हमारे घर में ये चावल वावल कहाँ ही खाए जाते हैं। अगर बना भी दिए तो कोई नहीं खाएगा। नहीं नहीं, चावल वावल नहीं, रोटी ही बनाना। तो ठीक है माँ जी, रोटी दिव्या बना लेगी। मेरे बस की नहीं ऐसे गर्मी में रोटी सेकना। चावल खाने हो तो बता दो, मैं बना दूं, नहीं तो रोटी तो दिव्या ही डाल देगी। नहीं भाभी, जब चावल कोई खाएगा ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा। मैं रोटी ही बना दूंगी और साथ में माँ जी आलू की सब्जी। सही है? हाँ सही है बहू। हेमा की बात सुनकर दिव्या रसोई में सभी के लिए खाना बनाने को चली गई। दिव्या और सिया दोनों हेमा की बहुएं थी, जिनमें सिया बड़ी तो थी लेकिन उसे परिवार का ज्यादा ख्याल नहीं था। वहीं दिव्या सभी के बारे में सोचती थी और वो निहायत ही साफ दिल की थी। आज भी दिव्या ने खड़े होकर पूरे परिवार के लिए रोटी सब्जी बनाई, जबकि सिया ने इस सब में उसकी जरा भी मदद नहीं की। ऐसे ही अगले दिन मेरी बेटी आ गई। अरे रे, मेरी नवासी नवासा भी आए हैं। आ जाओ बच्चों, अंदर आओ। दामाद जी, आप भी अंदर आ जाओ। हेमा ऐसे ही स्वागत करते हुए अपनी दोनों बेटी दामादों को अंदर ले आई। माँ, जल्दी से ठंडा पानी लाओ, बहुत गर्मी लग रही है। लो ननद जी, पियो पानी। माँ जी, अब तो दोनों ननद जी भी आ गई हैं। अब बताएं मैं क्या बनाऊं? कहो तो वेज बिरयानी बना दूं। नहीं नहीं भाभी, चावल नहीं। दीदी आई हैं तो आज तो कढ़ाई पनीर के साथ पूरी और आलू मटर के साथ रोटी बनाना, वही खाएंगे हम लोग। अच्छा माँ जी, जरा साइड तो आना। हाँ बोल। माँ जी, इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने सारे लोग, अगर ये सभी चावल खा लेंगे तो सही है, नहीं तो मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ। तू रोटी नहीं बनाएगी और ये लोग चावल नहीं खाएंगे तो फिर सभी को क्या खिलाऊंगी? बाहर से रोटी मैं मंगवा नहीं सकती, नहीं तो दोनों दामाद कहेंगे कि ससुराल जाकर किसी से खातिरदारी में 4 रोटी भी नहीं डाली गई। माँ जी आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, कोई नहीं, मैं रोटी सब्जी बना दूंगी। हाय मेरी बहू हर चीज का ख्याल रखती है। ठीक है, तू रोटी सब्जी बना लेना और सिया तू थोड़े से चावल भी बना लेना, जरा अच्छे लगेंगे। हेमा की बात को सुनकर दोनों बहुएं रसोई में गईं। गर्मी का मौसम था, ऐसे में सिया तो जल्दी से जरा से चावल चढ़ाकर निकल आई, लेकिन दिव्या का काम बहुत ज्यादा था। मैं, माँ जी, जेठानी जी, चारों ननद जी, देवर जी, दोनों ननद जी के पति, बच्चे, पापा। हे भगवान, कितने सारे लोग हैं। कम से कम 50 रोटियां बनेंगी। मुझे आटा भी बड़े बर्तन में ही लगाना पड़ेगा। दिव्या बेचारी गर्मी में सभी के हिसाब से आटा लगाने लगी। बड़ी ही मेहनत से सभी का आटा गूंथ जाने के बाद उसने सब्जी की तैयारी की। हे भगवान, मेरा तो सारा पानी इस आटे को लगाने में ही निकल गया, लेकिन अभी तो ये मेहनत से रोटी बनानी बाकी है। चल दिव्या, काम पर लग जा। दिव्या ने ऐसे बोलकर रोटी बनाना शुरू कर दिया। इस बीच वो पूरी पसीने में नहा गई। कुछ देर के बाद सिया रसोई में अपने चावल देखने आई। अरे हाँ, चावल तो नरम हो गए हैं। अरे दिव्या, तुम्हें कितना पसीना आ गया है। और बनो महान कि तुम ही सारी रोटियां बना दोगी। सिया दिव्या की मदद करने के बजाय और उसे ताना मारकर चली गई। किसी तरह दिव्या ने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को उसने खाना खिलवाया, जिस बीच घरवाले दिव्या की बनाई हुई रोटियों को सारा ही खाना खा गए और दिव्या को बस चावल ही चावल खाने पड़े। ऐसे ही अगले दिन। माँ, कल मैंने पूरी 45 रोटियां बनाई थी जो कि कम पड़ गई। अब आप मुझे बताएं कि आज मैं कितनी रोटी बनाऊं। बहू 9 लोग तो घर में हम ही हैं, फिर 6 लोग तेरी नंदों की फैमिली के हो गए हैं और आज तो दोपहर से पहले तुम्हारी बुआ सास का परिवार भी घर आ रहा है। तुम ना दुगनी रोटी बनाना, तभी पूरा पड़ पाएगा। सब्जी वगैरह सिया बना देगी। माँ जी, आपको बात समझ नहीं आती है क्या? अगर चावल बनवाने हो तो मुझसे बोलो, मैं 70 लोगों के लिए भी चावल बनाने से नहीं डरूंगी, लेकिन रोटी सब्जी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अगर बहू को फिक्र है तो बाहर से बना लो, क्योंकि मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है। सिया के साफ मना करने के बाद अब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था।
दिव्या ने ही सभी के लिए आज फिर से रोटी सेकने की जिम्मेदारी ले ली, जिसके लिए वो आज सुबह से ही लग गई थी। दोपहर तक जाकर दिव्या ने सभी के लिए रोटी बनाई। अब बुआ सास का परिवार भी आ चुका था, तो फिर दोनों बहुओं ने मिलकर सभी को खाना खिलवाया। भाई वाह, गर्मी में हल्के मिर्च मसालों का खाना और हाथ की रोटी, मजा ही आ गया। लगता है कि इस बेचारी ने इतनी रोटियां बनाई हैं, तभी तो इसकी हालत बिल्कुल खराब दिख रही है। जया को दिव्या का चेहरा दिख गया था। ऐसे ही सिलसिला चला। रोज दोनों वक्त की रोटी देवरानी बनाती और जेठानी जरा से चावल बनाकर फरार हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज हेमा सभी मेहमानों को बाहर घुमाने लेकर जा रही थी। माँ जी, आप सभी बाहर जा रहे हो? इसका मतलब खाना क्या आज सभी बाहर ही खाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, तेरी बुआ सास है ना, उन्हें तो बाहर के खाने से सख्त नफरत है। कोई भी बाहर खाना नहीं खाएगा, लेकिन सभी चले जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? एक काम कर दिव्या, तू यहीं रुक जाओ, रोटी सब्जी बना ले, मैं बस कुछ ही देर में इन सबको घुमा कर आ रही हूँ। हेमा ने जैसे बोला दिव्या ने वैसे ही किया। वो घर में ही खाना बनाने को अकेली रुक गई और सिया समेत सभी मेहमान और घर वाले घूमने को निकल गए। पूरा परिवार गर्मी में शाम में सबसे पहले एक पार्क में पहुंचा, जहां उन सभी ने आइसक्रीम खाई। मेरा पुराना शहर आज भी उतना ही सुंदर है जैसे पहले था। यहाँ कितना सुकून भी है। आपका फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है? मुझे ये शादी से पहले पसंद था। सभी ने ऐसे ही मजे किए। पार्क घूमकर वो सभी रेस्टोरेंट गए, जहां सभी ने एक एक बर्गर खाया और फिर उन्होंने अपने घर का रुख किया। एक तरफ जहां घर वाले मजे कर रहे थे, वहीं बेचारी दिव्या सभी के लिए गर्मी में रोटियां बनाने में बिजी थी। अरे दिव्या बहू, खोल भी दे। माँ जी, आ गए आप लोग? दिव्या बेटा, तू घर में है? तू यहाँ क्या कर रही है? बुआ सास जी, मैं सभी के लिए खाना बनाने को रुकी थी। खाना बस तैयार ही है, आप लोग खा लीजिए। दिव्या की बात सुनकर जया ने सिया को घूर कर देखा। क्यों री बहू रानी, बस दिव्या ही इस घर की बहू है, तू कुछ नहीं लगती हम लोगों की। क्या हो गया? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि रोजाना रोटी सब्जी वो भी इतने सारे लोगों में दिव्या ही कर रही है। तेरा कोई फर्ज नहीं है? बोल। क्यों नहीं है? और मैं क्या मना करती हूँ खाना वाना बनाने को? बस यही शांत हो जा। अगर तू मना नहीं करती है ना तो ठीक है, कल का खाना तू बनाएगी और चावल नहीं, रोटी सब्जी। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिया खाना बनाने को मान गई। बस फिर क्या था। जैसे ही अगला दिन निकला, जया ने सिया को ही दोपहर के खाने का मेन्यू सौंप दिया। सिया भी अच्छी बनने को रसोई में आ गई। और ये क्या, मैंने क्यों अपने ही पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? कितनी सारी रोटी बनानी पड़ेगी अब। हाँ। सिया सभी लोगों की रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई। अभी उसने आटा ही गूंथा था जो उसकी हालत खराब हुई। आज तो मेरा सारा दम ही निकल जाना है। चलो, ध्यान नहीं देती, झटपट रोटी बनाकर हट जाती हूँ। सिया बेचारी रोटी बनाने को खड़ी तो हुई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी हालत खराब हो गई। अब सिया के खड़े होने की बस की बात नहीं थी। वो जैसे जैसे रोटी डाल रही थी कि पीछे से दिव्या आ गई और बोली, भाभी कितनी रोटी बन गई? अभी तो 10 ही बनी है। हटिए, अब थोड़ी सी रोटी मैं डाल देती हूँ। वैसे भी इतनी सारी रोटी बनाना आसान काम नहीं है। तुम मेरी मदद करवाओगी? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या ने ऐसे बोलकर सिया के साथ काम करवाना शुरू किया। अब सिया को एहसास हो रहा था कि उसने दिव्या के साथ कितना गलत किया था। अब उसे दिखाई दे रहा था कि जिस लड़की को वो हमेशा कामों में अकेले धकेले रखती थी, वो आज उसके ही काम में हाथ बटा रही थी। तुम मेरी मदद क्यों करवा रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुमने तो कितने वक्त इतनी सारी ही रोटियां बनाई हैं दिव्या। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये काम आसान नहीं है भाभी। अब ये सब छोड़िए, घर परिवार में तो मिलकर ही काम करना चाहिए। चलिए मिलकर सभी को खाना खिलाते हैं। दिव्या की बात से सिया को आज काफी सीख मिली। आज के बाद से अब कभी सिया ने दिव्या को अकेले काम में नहीं धकेला। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम किया करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।